नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। किसी भी देश की उन्नति और उस देश के लोगों का खुशहाल जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कितनी शांति है और वहाँ की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। जिस देश में हर समय दंगा फसाद आगजनी होती है, वह देश ना तो उन्नति कर पाता है और ना ही उस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो पाता है। दुर्भाग्य से इस समय हमारे देश के किसी न किसी हिस्से पे कोई न कोई दंगा या हिंसा हो रही है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से भयंकर हिंसा और आगजनी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस हिंसा को रोक पाने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मणिपुर में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और अभी इस समय वहां पर कौन से हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, और ये भी जानेंगे कि इस हिंसा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर की हिंसा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। जो मणिपुर है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जिसकी सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। मणिपुर का जो इलाका है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है पहाड़ी इलाका, दूसरा है मैदानी इलाका। जो पहाड़ी इलाका है वो पूरे मणिपुर का 90% क्षेत्र है। जो मैदानी इलाका है वो पूरे मणिपुर का 10% क्षेत्र है। मैदानी इलाके में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और जो पहाड़ी इलाका है उसमें जनजातियां रहती हैं। मान्यता प्राप्त 33 जनजातियां हैं, जिसमें से नागा और कुकी प्रमुख है। मैतेई समुदाय के लोग हिंदू धर्म से आते हैं और जो जनजातियां हैं वो ईसाई धर्म से आती हैं। मैतेई समुदाय के लोगों की शिक्षा, रोजगार, राजनीति में सबसे अधिक भागीदारी है। जो जनजातियां हैं उनकी इतनी भागीदारी नहीं है। उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 371C में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत गैर जनजाति लोग जनजाति इलाके में, यानी जो 10% मैतेई समुदाय है, वो जनजाति इलाके में जो 90% इलाका है, ना तो जमीन खरीद सकते हैं और ना वहां पर रह सकते हैं। इसके विपरीत जो जनजाति लोग हैं वो मैतेई समुदाय का जो इलाका है उसमें आके जमीन भी खरीद सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय में हमेशा से नाराजगी रही कि हम 10% के बाहर नहीं जा सकते, जबकि वो हमारे यहाँ आके रह सकते हैं। इसलिए वो अपने लिए भी एसटी के दर्जे की मांग करते रहे कि हमें भी जनजाति घोषित किया जाए ताकि हम भी 10% के बाहर जा सके। लेकिन ये जो हिंसा चल रही है तो इसमें नागा, कुकी और ये जो मैतेई समुदाय के लोगों के लड़ने से पहले एक घटना हुई। राज्य सरकार जो जनजातियां हैं इनका जंगलों से अतिक्रमण हटाने के लिए और ये मान रही थी राज्य सरकार की अफीम की खेती करते हैं उसको बंद कराने के लिए एक सर्वे लेकर आई, जिसमें ये पता लगाना था कि ये अतिक्रमण कर रहे हैं कि नहीं, या ये अफीम की खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जनजातियां इसके खिलाफ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी राज्य सरकार किसी भी प्रकार से उनके इलाके में हस्तक्षेप करे। इसको लेके द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक बैठक बुलाई, जो कि कुकी जनजाति के लोगों का संगठन था। इसने 28 अप्रैल को बंद का ऐलान कर दिया। 28 अप्रैल को जब बंद का ऐलान किया तो वही बंद जो है धीरे धीरे हिंसक हो गया। लोग आंदोलन करने लगे, जो जनजाति लोग थे वो आंदोलन करने लगे सरकार के खिलाफ। पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें होने लगी। इसी बीच जो एसटी के दर्जे की मांग कर रही थी मैतेई समुदाय, वो अपने मांग को लेकर हाई कोर्ट में गए और अपने तर्क रखे कि क्यों हमें मैतेई समुदाय हमें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उनका तर्क था कि हम लोग 1949 से पहले जनजाति का दर्जा पाते थे। 1949 के बाद बंद किया गया और 10% के बाहर हमें भी विस्तार मिले क्योंकि हमारे क्षेत्र में जनजातियों के आने से दबाव बढ़ रहा है। तो इस तरीके के तर्क मैतेई समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट में रखे। हाई कोर्ट ने उनके तर्कों को जायज माना। राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए आप केंद्र सरकार से सिफारिश करें। जो जनजाति लोग थे ये इस बात को लेके खपा हो गए। 3 मई को, यानी 5 दिन बाद, जब पुलिस और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, उसके 5 दिन बाद 3 मई को कुकी जनजाति और नागा जनजाति के छात्र हैं, उनका एक संगठन है, तो वो एकता मार्च निकाले। जो छात्र थे उन्होंने इस आदेश के खिलाफ, जो हाई कोर्ट का था, उसके खिलाफ एक एकता मार्च निकाला। इस एकता मार्च से खपा होकर मैतेई समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। जब वो सड़कों पर आ गए तो फिर मैतेई समुदाय के लोग नागा और कुकी जनजातियों से लड़ पड़े, तो फिर ये हिंसा शुरू हो गई। तो ये जो हिंसा हो रही है इसकी जड़ इन्हीं 2 निर्णय पे है। एक जो राज्य सरकार का था लैंड सर्वे का, और दूसरा जो हाई कोर्ट का आदेश था एसटी का दर्जा देने का। फिर ये हिंसा 3 मई से कंटिन्यू होती गई और अब भी 3 महीने हो गए हैं लगभग, और लगातार चल रही है। राज्य सरकार को शुरू में लगा कि शायद आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, या उतना एक्टिव भी नहीं थी राज्य सरकार। फिर धीरे धीरे इस हिंसा ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। आगजनी होने लगी, दोनों समुदाय एक दूसरे का कत्ल करने लगे, एक दूसरे के घरों में आग लगाने लगे।
देश को तब पता चला इस हिंसा के बारे में, सरकार को पता था लेकिन मीडिया अच्छे से कवर नहीं कर रहा था। तो जो देश के लोग हैं उनको अच्छे से पता नहीं था, सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले, लगभग ढाई महीने बाद हिंसा के, एक वीडियो आया मणिपुर से, जहां कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको परेड कराई जा रही है, उनके साथ बहुत सारी बर्बरता की जा रही है। जब ये वीडियो आया उसके बाद सरकार की आंखें खुली, राज्य सरकार की आंखें खुली, लोगों ने फिर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया, पूरे देश को मणिपुर के बारे में, मणिपुर की हिंसा की गंभीरता का पता चला। तब जाके सरकार एक्टिव हुई, राज्य सरकार एक्टिव हुई और उसको संभालने की कोशिश की गई जो स्थिति बिगड़ी हुई थी। लेकिन अब इतनी बिगड़ी स्थिति अचानक से संभलती नहीं, तो अभी भी वो हिंसा चल रही है। अगर बात करें कि अभी के क्या हालात हैं, तो अभी भी वहाँ पर शांति नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए हैं, बहुत सारे इलाके जो है वो सून हो गए हैं इस हिंसा की वजह से। बहुत सारे घरों में ताले लटके हैं। अब तक 181 लोगों की हत्या हो चुकी है, लाखों की संपत्ति जलाई जा चुकी है, हजारों लोग घायल हो गए हैं, सांसद से लेके आम लोगों तक के घर जला दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद और मंत्रियों के घर हैं जिन्हें जला दिए गए हैं। 55,000 लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। कोई भी नागा या कुकी जनजाति का व्यक्ति मैतेई समुदाय के क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है, या वहाँ जो रहते हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे ही कोई मैतेई व्यक्ति जो नागा या कुकी जनजाति इलाके में रह रहा है, वो अपने को वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर वो वहाँ है हिंसा के दौरान तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है। और लोगों का प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ गया है। उनको ये लगता है कि प्रशासन या पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती, तो हर व्यक्ति, चाहे वो नागा या कुकी जनजाति से हो या मैतेई समुदाय से हो, वो अपनी रक्षा के लिए स्वयं हथियार उठा रहा है। इस स्वयं हथियार उठाने के प्रोसेस में ये हिंसा और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि परस्पर अविश्वास हो गया है, प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हर व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए स्वयं बंदूक हथियार लेके लड़ने को निकल जाता है। तो ये हिंसा का मुख्य कारण है। अगर आप बात करें कि ये जो हिंसा हुई इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जो इतने दिनों तक मणिपुर जलता रहा तो किसी की तो गलती है, तभी तो इतनी दिन तक हिंसा चली। तो जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो है सरकार की, वो राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार की सबसे ज्यादा है। जब ये हिंसा का माहौल बन रहा था, जब ये हाई कोर्ट का आदेश आया, जब लैंड सर्वे आप करा रहे थे, जो राज्य सरकार थी लैंड सर्वे करा रही थी, तब क्या राज्य सरकार को पता नहीं था कि इससे हिंसा भड़क उठ सकती है, कुकी लोग नाराज हो सकते हैं। जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब भी पता था कि जो जनजातियां हैं वो नाराज होंगी, क्योंकि पहले से ही इसका विरोध करती आई थी। तो राज्य सरकार को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, जितनी बड़ी मात्रा में इस स्थिति को संभालना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गई। वो सोचे कि राज्य सरकार सोच रही थी कि धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी, फिर वो उनकी स्थिति जो स्थिति है उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और अराजक बन गई। तो जो पहली जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की फेलियर की है। केंद्र सरकार भी सही समय पर एक्टिव नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार जो होती है वो स्थितियों को, ऐसी स्थितियों में फेल हो जाती है, संभाल नहीं पाती, या ये सरकार क्या करे, अब हिंसा हो रही है तो अब होती रहे, संभालने में टाइम लगता है। जब सरकार प्रयास करती है और ईमानदारी से प्रयास करती है तो हर स्थिति संभल जाती है और बिगड़ने के पहले बन जाती है। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। वहां तो लोग सीधे हमारे मिलिट्री के जो जवान हैं उनके खिलाफ खड़े थे, पुलिस के खिलाफ खड़े थे और काफी हिंसा कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की, धारा 370 हटाई, तो अब वहां पे शांति स्थापित हो गई। तो अगर सरकार प्रयास करती, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो स्थिति यहाँ भी संभल जाती। इतनी हिंसा होने के पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाता, ऐसे हालात बनते ही नहीं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। जो दूसरी जिम्मेदारी है इस हिंसा की, जो दूसरी जिम्मेदारी जो है, जो सबसे ज्यादा है, वो है मीडिया के ऊपर। क्योंकि मीडिया जो दूसरी जिम्मेदारी है वो मीडिया के ऊपर है। क्योंकि 2.5 महीने तक हिंसा होती रही लेकिन मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। सीमा हैदर वाला मामला हो या इस तरीके के मनोरंजक मामले हो, उन पर मीडिया का पूरा फोकस था। सीमा हैदर सचिन वाले मामले में तो मीडिया इतनी एक्टिव थी कि ऐसा लग रहा था कि ये खुफिया एजेंसी है। ऐसे पता लगाया जा रहा था कब गए, कहाँ गए, किस होटल में गए, एक मिनट की सूचना दी जा रही थी देश को। अरे भाई, वो काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है, वो अपना काम कर लेंगे, मीडिया उनका काम क्यों कर रही है? लेकिन वो अपना काम छोड़कर मीडिया सुरक्षा एजेंसी बन गई थी। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, 2.5 महीने कितना कत्लेआम हुआ, कितनी, उसका मीडिया को कुछ पता नहीं चला।
जबकि सचिन और सीमा हैदर वाले मामले में एक एक क्लू ढूंढ रही थी। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस हिंसा के जारी रहने में, क्योंकि अगर मीडिया समय रहते देश को सचेत करती, लोगों को जागरूक करती कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है, तो लोग सरकार पे दबाव बनाते, तो फिर सरकार जरूरी कदम उठाती, जैसा कि इस वीडियो के बाद हुआ। जब वीडियो आया तब लोग जागरूक हो गए और सरकार पे दबाव बढ़ा, तब जाके वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। जो तीसरी जिम्मेदारी बनती है वो कुछ एनजीओ और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों पर बनती है। जितने जनजाति इलाके हैं हमारे भारत में, वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ एक्टिव हैं जो देश सेवा के नाम पर विदेशी फंडिंग लेते हैं, फिर अपना अपना एजेंडा चलाते हैं। वो किसी न किसी देश के कंट्रोल में रह के हिंसा भड़काने या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। वो जनजातियों को भड़काते हैं आपस में। या तो जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए, वो अपने अपने पक्ष में करने के लिए जनजातियों को, और अपना राजनीतिक गेम खेलने के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर मजबूत करने के लिए एक धर्म के जनजाति के लोगों को दूसरे से लड़ा देते हैं। अपने वाले को दूसरे से लड़ाते हैं, अपने वाले को बेहतर बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे वाले को कम बताते हैं। तो ये एनजीओ और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इस हिंसा के लिए, कि ये लोग भी जिम्मेदार हैं जिस तरीके से इनकी गतिविधि रहती है जनजातीय इलाकों में। जो चौथी जिम्मेदारी बनती है वो हम लोगों की है। जो पूरा देश है हमारा, वो पूर्वोत्तर भारत के बारे में जल्दी जागरूक नहीं होता, वहाँ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं। वहाँ के बारे में तभी पता चलता है जब ऐसी कोई हिंसा होती है, कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई अलगाववादी आंदोलन होता, तभी पता चलता है। उससे पहले कोई ना तो न्यूज़ पढ़ी जाती है, ना वहाँ के लोगों के लिए कोई अपनापन होता है, ना तो जागरूकता रखी जाती है वहाँ के लिए। अगर हमारा जो पूरा भारत है, अगर पूर्वोत्तर भारत के लिए जागरूक रहे और वहाँ से जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसके लिए जागरूक रहे, वहाँ के बारे में जाने, तो वो उन लोगों के ऊपर जो सरकार ध्यान देती है उसका स्तर और बढ़ जाएगा। यानी सरकार और अच्छे से फोकस करेगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि अगर वहाँ कुछ हिंसा होती है तो पूरे देश में उसका उबाल होगा, लोग नाराज होंगे, इससे इनको राजनीतिक हानि भी हो सकती है सरकार को। तो सरकार कोई भी हो, हमेशा से पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उनको लेके बहुत सतर्क नहीं रही, उनके लिए बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। जब बाकी देश जागरूक होता है, बाकी देश ये नज़र रखता है कि हमारे किस राज्य में क्या चल रहा है, और सरकार को उसकी कमियों के लिए डांट लगाता है, दबाव बनाता है, तब स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे ये हिंसा